तेरी सितमगरी अभिया अली किस्त नंबर 22। ये क्या हो रहा है? हसनाल जो किसी केस के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भूल गया था वो घर लेने आया था। उसे लड़का जो सोफे पर बैठा अजीब नजरों से मनाल को देख रहा था। वो मनाल को एक औरत के पास सजा सवरा देखकर गुस्से में आया। उसे मामले की समझ नहीं आ रही थी। वो बहुत कूल नेचर का था, लेकिन ये मामला देखकर उसे गुस्से पे इश्तिहार पाना बहुत मुश्किल लग रहा था। दूसरी तरफ हसनाल को देखकर मनाल की सांस अटकी थी। सारे नफूस इसकी धारती आवाज़ सुनकर उठ खड़े हुए। होना क्या है? मनाल का रिश्ता देखने आए हैं ये लोग, और वकार और मनाल एक दूसरे को पसंद करते हैं। समीना बेगम उसे देखकर गुस्से से लाल पीली हो गई थी और घबराहट इन पर तारी हो चुकी थी, लेकिन अपने लहजे पर कंट्रोल बड़ी मुश्किल से किया था। वो तो ऐसे कह रही थी जैसे मनाल की पसंद की मंगनी करने जा रही हो। खाला, ये क्या घटियापन है? वो इतना जोर से धाड़ा सारी तमीज उड़न छू हो चुकी थी। मुझसे क्या पूछ रही हो? अपनी बीवी से पूछो ना। समीना बेगम ने नाजुक सूरत-हाल देखकर मनाल के कंधे पर बंदूक रखकर चलानी चाही, जो चल भी चुकी थी, क्योंकि उन्होंने आंखों ही आंखों में खतरनाक इशारा किया था, जिसे मनाल की आंखों में खतरनाक हद तक फैल चुका था। मनाल, खाला क्या कह रही है? हसाल ने बहुत यकीन से पूछा था। इसका लहजा नॉर्मल था। उसे लगा कि मनाल इनकार कर देगी, इसलिए वो पुरसकून हो गया था। अम्मी सच कह रही हैं। मनाल ने आंखें झुकाकर खुद पर ज़ब्त पाकर कहा, हालांकि दिल कह रहा था कि इसके सीने से लग के बाप की मौत का गम मनाए। मनाल, जो मैं पूछ रहा हूँ मुझे उसका जवाब चाहिए। खाला जो कह रही है वो सच है? तुम्हारा ये रिश्ता तुम्हारी मर्जी से आया है? वो वो मनाल हिचकिचा गई थी। वो क्या? हसनाल अब की बार धाड़ उठा। इसका सारा सुकून तबाह हो चुका था। क्यों? देख लिया ना मेरा रूप? मैं ऐसी ही हूँ शुरू से। थोड़ा सा शराफत का क्या लबादा उड़ा, तुम तो मेरे कदम पर ही चाटने पे आ गए। उसने माँ की आंखों के तासुरात देखकर पता नहीं कैसे ये अल्फाज इस्तेमाल किया था। वो इसका दिल जानता था। सुन लिया? पड़ गई कलेजे में ठंड। समीना बेगम ने मुस्कुराकर कहा, खाला, आप खामोश रहें, ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है। इसने इन्हें खूनख्वार नजरों से देखकर कहा था। प्लीज मनाल, मैं जानता हूँ ये किसी के दबाव में आकर तुम कह रही हो, वरना तुम तो बहुत खुश थी। हसन ने जल्दी से इसके बाजू पकड़ा और इल्तजा की थी। क्यों जोंक की तरह चिमड़ गए हो? प्लीज अल्लाह का वास्ता है छोड़ दो मुझे। जब नहीं रहना तुम्हारे साथ, लेकिन तुम तो हो ही बेशरम, हर वक्त मेरे कदमों में पीछे रहने को तैयार रहते हो। उसके गले में ये कहते फांस अटकी थी। उसके इर्द गिर्द इतने गिरे हुए अल्फाज सुनकर वो तो जैसे सुन गया रह गया था। उसने बमुश्किल खुद को संभाला और धीरे से इसका बाजू छोड़ दिया था। ठीक है, मैं तुम्हें तलाक दूंगा, मगर इससे पहले ये बगैरती नहीं होने दूंगा। पहले मेरे बच्चे को सही सलामत मेरे हवाले कर दो। इसके बाद मैं खुद तुम जैसी औरत को रखना तो क्या थूकना पसंद भी नहीं करूंगा। जिस दिन मेरा बच्चा पैदा होगा उसी दिन डाइवोर्स की डॉक्यूमेंट्स तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हारा कोई आशना इस घर में आया या तुम इस घर से निकली तो तुम्हारी और इसकी कब्र यहीं बनाऊंगा। ये धमकी नहीं थी, ये धमकी नहीं है, ये मेरा हुक्म है। उसने फिर इसका बाजू पकड़कर झंझोर डाला था। हसनाल बख्त इसका इतना बदतमीजाना लहजा देखकर और उसकी बातें सुनकर फट पड़ा था। समीना बेगम इसके बच्चे की बात सुनकर साकत हुई, लेकिन फिर पुरसुकून हो गई थी। मिस्टर, आप इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। आप इनसे बदतमीजी कर रहे हैं, आप में शर्म नहीं है? वकार इसको देखकर मनाल को मुतासिर करने लगा था। हाँ, इस मामले में बहुत बेशर्म वाक़या हुआ हूँ, जो ये सब अपनी आँखों से देखकर भी खामोश हूँ। वो इसके पास इतना संजीदा तासुरात लेकर गया था कि वो सहम गया था। बेशर्म हूँ, लेकिन बेगैरत नहीं हूँ। कब्र तो तुम्हारी इधर ही बनी जाएगी। अपनी बीवी से पूछो लड़के, वो अगर इतनी ही साफ किरदार की होती, तो तुम्हें ये देखने की नौबत ना पड़ती। उसने हाथ का मुक्का बना लिया था, मगर उस लड़के की माँ आगे हुई और उसका हाथ पकड़कर फिकरा कसा। तुम तो चलो ना। वो अपने बाजू से पकड़कर खींचकर इतने गुस्से में ले गया था, जबकि पीछे मुंह खोले उसको देखते रह गए थे। इनको बख्तवेला आए हुए 2 दिन हो गए थे। सब कुछ सुकून से था। रोशनार बहुत बेहतर हो रही थी। उसकी वजह रोशनार की दी गई तवज्जो, प्यार और मोहब्बत थी। रोशनार जब ऑफिस जाता तो पीछे से माँ को सख्ती से अशनार का ख्याल रखने की ताकीद करके जाता, और वापसी पर वो साय की तवानत अशनार के साथ रहता था, क्योंकि उसे अब खाला पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो जब आता था तो एक पल भी उसे अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देता था। आज ही वो माँ से अशनार का कहकर गया था। समीना बेगम तो अशनार को इतना निखरा हर वक्त मौके की ताक में रहती थी।
लेकिन उनको मौका मिल ही नहीं रहा था। दूसरी तरफ जलन से इनका बुरा हाल था। इन्हें कोई दुःख, कोई पछतावा नहीं था कि उन्होंने अपनी बेटी की ज़िंदगी में ज़हर घोल दिया था। हवस और लालच ने इनकी आँखों में पट्टी तो बहुत पहले ही बाँध दी थी, लेकिन वो मज़ीद अंधे कुएँ में जा रही थी, जहाँ धोखे और पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं था। अशनाल से इनकी हसद का जज़्बा छोटे होते वक़्त से था, मगर वो जिस तरह सबकी ज़िंदगियाँ ख़राब कर रही थीं, इन्हें नहीं पता था। एक वक़्त पर इन पर ऐसा आएगा जब दुःख और पछतावे के अलावा इनके हाथ कुछ नहीं आएगा। वो मनाल पे भी पक्की नज़र रखे हुए थे कि कहीं दोनों बहनें आपस में फिर से ठीक ना हो जाएँ। कहीं इनके खून की कशिश दोनों को आपस में खींचती हुई ना ले जाए। और मनाल को तो वो रूम से बाहर निकालने को तैयार नहीं थी। वो अपने जुर्म का पता भी लगा देना चाहती थी, क्योंकि उन्हें बेटी का बिल्कुल भरोसा नहीं था। बकौल उनके वो डरती किसी से नहीं थी, लेकिन अपनी हकीकत खुलने का डर इनको भी था। इसलिए वो मनाल को नींद की गोलियाँ दे रही थी, बगैर ये सोचे कि इस बेचारी का कितना असर हो रहा है, इनकी नीच हरकत की वजह से। इनकी दोस्त का बेटा जिस दिन रिश्ता देखने आए थे, उस दिन मनाल को हसनाल कमरे में ले गया था। फिर ह 5 मिनट बाद गुस्से से कोई डॉक्यूमेंट्स उठाकर चला गया। उसके बाद वो वापस नहीं आया था, इसलिए समीना बेगम को उसकी तरफ से कोई टेंशन नहीं थी। वैसे तो अशनाल 2 दिन से रात को नीचे ही सोती थी, लेकिन वो इसको सिर्फ डरा धमकाकर शहर वाला बंगला जो कबीर साहब के नाम था, इसके बाद विरासत में अशनाल को मिला था। वो अब अपने नाम करवाना चाहती थी, लेकिन वो मुनासिब मौका की तलाश में थी, क्योंकि वो घर इनको खटक रहा था और ऊपर से आका जान की ज़बान पे 2 दिनों से अशनाल वक़्त का ज़िक्र सुनकर और देखकर इनका बस नहीं चल रहा था कि वो जादू की छड़ी से अशनाल को गायब कर दें। लेकिन कम से कम अभी ये उनकी बस में नहीं था। लेकिन एक बात इनको खटक रही थी कि अशनान इतनी खुश होने के बावजूद भी अपने पहले वाले कमरे में क्यों सोती रही। रोशनार बच्चे खाना खा लो, फिर काम करते रहना। वो लाउंज में लैपटॉप पर काम कर रहा था जब वो ऑफिस से वापस आया था। मसरूफ मसरूफ सा काम कर रहा था। समीना बेगम ने उसे बहुत देर काम करते देखकर पुकारा। जी अम्मी, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। लेकिन पहले ये तो बताओ यशु कहाँ है, नजर नहीं आ रही। उसने अशनार का बहुत फिक्रमंदी से पूछा था। अभी तो इधर ही मेरे साथ खाना खा बना रही थी। देखो आगा जान के कमरे में न चली गई हो। वो किचन की तरफ जाती हुई मसरूफ से अंदाज में कहने लगी। अच्छा मैं ईशु को देख लूँ। आप पहले ये बताएं हसनान ऐसे ही देर से घर आता है? मतलब ये कि हम 2 दिन से घर आए हुए हैं और बिल्कुल भी नज़र नहीं आया घर। वो इनके पीछे किचन में गया और पानी निकाल कर माँ से भाई का पूछा। पहले भी ऐसे ही आता था। कभी 2 दिन बाद, कभी 3 दिन बाद या फिर रात को देर से ही आता था। लेकिन चक्कर लगाता रहता था। मैं खुद इस लड़के की हरकतों से सख्त नाला हूँ। जीना हराम कर कर के रखा है इस लड़के ने हमारा। वो बात करते-करते सख्त बरहम हो रही थी। अच्छा अम्मी क्यों परेशान होती हैं? बच्चा थोड़ी है। जितना वो नासमझ नज़र आता है उतना वो है नहीं। वो बहुत समझदार है। अपने अच्छा-बुरा वो बेहतर जानता है। वो अब कंधों से थामा ये कहता पुरसुकून कर रहा था। मैं तो माँ हूँ ना। मेरे लिए वो मासूम बच्चा है। वो जितना भी समझदार हो जाए मेरे लिए वो नासमझ ही है। वो अपना ध्यान नहीं रखता, अपनी परवाह नहीं करता। रिज़्की वो एक नंबर का है। वो सख्त बरहम नज़र आ रही थी। अच्छा अम्मी छोड़िए ये बताएँ मनार और खाला नज़र नहीं आ रही? मेरा मतलब है वो टेबल पर ना तो हमारे साथ खाना खाती हैं और ना बात करती हैं। आपसे नज़र आती हैं। कोई बात हुई है? घर में इतना रूखे सब आपस में क्यों हैं? अव्वल तो खाला नीचे आती ही नहीं, लेकिन जब वो मुझे नज़र भी आती हैं हर वक़्त उनकी आँखों में गुस्सा ही रहता है। वो माँ से खुलकर बात नहीं कह पा रहा था, लेकिन वो 2 दिन से सबके रूखे लहज़े नोट कर रहा था। इसलिए वो माँ के सामने दिल की बात ज़बान पर ले आया था। मुझे नहीं पता, मेरी बहन है, मुझसे भी बात नहीं करती। वो मुझे ऐसे समझती है जैसे मैं इसकी दुश्मन हूँ। और मनाल का मुझे खुद नहीं पता। उसे एहसास करवाने की कोशिश में बहुत ज़्यादा ही तल्ख़ हो गई थी उसके साथ कि वो सुधर जाए और वो सुधर भी गई है। लेकिन 2 दिन से मैंने खुद उसे देखा ही नहीं है। तहमीना बेगम काउंटर से चीज़ें उठाती हुई बोली थी, जबकि रोशनार पीछे कुर्सी पर बैठा इनकी बातें सुन रहा था। क्या मतलब कौन-सा एहसास करवाया आपने? वो उलझता हुआ मामले को समझने की कोशिश कर रहा था। कोई नहीं इतनी बड़ी बात, तुम रोशनार को देखो जाकर। वो हमारी कोई बात अपनी थी। वो इसके चेहरे को उलझता देखकर बात को टाल गई। अगर वो खुशखबरी सुन लेती, तो इनके पाँव तो ज़मीन पर ही न टिकते। जबकि वो भी मज़ीद परवाह किए बगैर अपने कमरे में चला गया। आगा जान, आप ही नज़र नहीं आती मुझे। वो तो रूम से बाहर ही नहीं निकलती। वो इनके पास बेड पर बैठी कब से बातें कर रही थी।
होगी अपने कमरे में, लेकिन आप उससे दूर ही रहो तो अच्छा है मेरी बच्ची। वो फिक्रमंदी से समीना बेगम की फितरत को भांपते हुए कहने लगे थे। लेकिन क्यों आगा जान? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप तो आप ही से मोहब्बत करते हैं ना? फिर आप मुझे इनसे दूर रहने का क्यों कह रहे हैं? वो उलझ कर रह गई थी। इसलिए तो कह रहा हूँ, इसकी माँ को तुम दोनों इकट्ठी बैठी भी नजर आ गई ना, तो वो तुम्हारे साथ कुछ कर डालेगी। वो इसे बहला तो रहे थे लेकिन वो खुद बहुत परेशान थे, क्योंकि मनाल जो हर रोज इनकी दवाई देकर जाती इनसे अपने दिल का ख्याल बयान करती थी। इनकी सुनती, लेकिन वो दूसरा दिन इनको देख नहीं पा रहे थे। वो इनके कमरे में जाने का सोच ही रहे थे जब रोशनार उनके कमरे में आ गया था। आगा जान अस्सलाम वालेकुम। रोशनार ने पहले इसके कमरे में डोर को पुश करके इजाजत चाहिए और फिर इनको सलाम किया था। वालेकुम सलाम। दोनों दादा पोती इकट्ठे कहा था। वो झुककर आगा जान को मिलने की कोशिश में अशनार के करीब आ गया था। अच्छा जी, दोनों दादा पोती के दरमियान क्या राजो न्याज हो रहे हैं? रोशनार ने आगा जान से कुछ फासले पर बैठी अशनार पर भरपूर निगाह डालते हुए कहा और उनसे झुककर मिलने लगा। इसको अपने करीब इसकी मर्दाना वजह देखकर रोशनार की सांस मुट्ठी में आई थी। कलोन की महक उसे हवासों पर छाई हुई महसूस हुई थी। उसने उठना चाहा जब रोशनार पीछे हो गया। उसने सुकून की सांस ली थी। वो अच्छी खासी पीछे तकरीबन बेड के कोने पर जा टिकी थी ताकि रोशनार बैठ सके। रोशनार इसका झिझकना और शर्माना महसूस कर रहा था। इसके गाल बहुत ज्यादा रेड हो रहे थे। वो नहायत दिलचस्पी से उसे देखने लगा था। वो मुझे भूल गया था अम्मी। कह रही हैं खाना खा लें आप दोनों नीचे आकर। वो टेबल लगा रही हैं। उसने तहमीना बेगम का पैगाम उसे दिया था। नहीं पुत्र, पहले तो मैं नमाज अदा करूंगा, फिर नीचे आऊंगा, तुम दोनों जाओ। मैं 20 मिनट तक आता हूँ नमाज पढ़ के। मैं बाद में खा लूंगा। उन्होंने फिलहाल इनकार कर दिया था। आगाजन कोई बात नहीं, आप आपको खाना यहीं दे दी थी। आप बेशक नीचे ना आए। रोशना को जवाब देता कि वो पहले बोल पड़ी थी। उसे पता था आगाजान ज्यादा देर ऊपर नहीं आ सकते थे। ये की ना समझदारी वाली बात मेरा पुत्र। वो हंसकर अशनार को देखकर कहते इसका सर थपकते वजू करने के लिए चले गए थे, जबकि अशनार झींक कर रह गई थी। अगर शर्मा लिया हो तो नीचे चले। वो जो अपने हाथों को देखकर सर झुकाकर शर्मा रही थी, वो उसे देखता टोके बिना न रह सका। उसकी बात सुनकर अशनार जल्दी से उठने लगी जब वो झुककर इसके कंधे पर हाथ रख गया। ये तुम रात को छुपती क्यों फिरती हो मुझसे? रोशना ने इसकी आंखों में देखकर आहिस्तगी से कहा। जी, क्या मतलब? वो नासमझी से इस पर एक नजर देखते सहम कर बोली थी। मतलब सोचो, अच्छी बीवियों की तरह आज रात रूम में नहीं आना, तो मैं बुरे शोहरों की तरह तुम्हारे रूम में आ जाऊंगा। वो इसे पिछले 2 दिन से रूम में सोने का हवाला दे रहा था। वो इंतजार करता मगर वो आती नहीं। वो जब उसके कमरे में जाता तो उसका कमरा लॉक मिलता, इसलिए वो आज इसे ताकीद कर रहा था। वो नीचे जाना है ना? प्लीज मुझे जाने दे। वो इसका इशारा अपने इर्द गिर्द महसूस करती घबरा कर बोली थी। ओके जाओ, लेकिन आज रात हमारे रूम में न आए तो मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। मैं 2 दिन से देख रहा हूँ आप मुझसे छुपती फिर रही हैं और मुझसे बर्दाश्त नहीं कि आप यूं मुझसे दूर दूर रहें, मेरे गज़ब को दावत दें। इसलिए आज आखिरी दफ़ा वार्न कर रहा हूँ, आज से मेरे रूम में आना है तो आना है। अब जाओ शाबाश। वो इसको सांस रोके बैठे देखकर हाथ उसके कंधे से हटा गया था। इसके हाथ हटाने की देर थी जब वो भागकर बाहर निकली थी कि वो फिर से ना पकड़ ले। रोशनार इसकी स्पीड देखकर सर झटक कर मुस्कुराता इसके पीछे निकला था। समीना बेगम अपना और मनाल का खाना निकाल कर ऊपर लेकर जा रही थी। तहमीना बेगम इनको देखकर नफी में सर झटकते सिर्फ अफसोस ही कर सकी थी, क्योंकि वो इतना अजीब मुंह बनाकर जा रही थी, ऐसे लगता था कि वो इनकी बहन नहीं कोई अजनबी औरत हो। वो इनके पास से गुजरती अशनार के पास किचन में चली आई थी, जो सबको चाय देने के बाद बर्तन धो रही थी। अशनार तुम बस करो, मैं खुद कर लूंगी, रात काफी हो गई है, तुम सो जाओ जाके। तहमीना बेगम ने उससे काफी रात होते देखकर कहा था। नहीं बड़ी अम्मी, कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ। थोड़ा सा ही रह गया है, आप आराम करें। वैसे भी सारा दिन आपने ही काम किया है, आप थक गई होंगी। आज मैं दिन में सो रही थी। अब मुझे नींद नहीं आ रही, इसलिए काम कर रही हूँ। उसने उन्हें मुतमईन किया था। इसको इनकी फिक्र थी, क्योंकि वो सारा दिन काम करती रही थी और इन्हें भेजकर फिर से काम करने लग पड़ी थी। वो काम कर ही रही थी जब उसे रोशनार की धमकी याद आई। वो झुरझुरी लेकर रह गई। इसका अंदाज बहुत सख्त था। उसे डर भी लगा था, क्योंकि वो जब चाय बना रही थी उसने आंखों ही आंखों में से कुछ याद करवाया था, लेकिन वो जानबूझकर अनजान बन गई थी। अब फिर से उसकी धमकी याद आई तो वो बेचैन सी हो गई, मगर फिर वो हर सोच को छुटकती काम करके आज फिर अपने कमरे में चली गई थी, क्योंकि इसे लगा
رات ہو گئی ہوگی اور وہ سو گیا ہوگا۔ وہ اپنے پہلے والے کمرے میں آئی جو اس کا اپنا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کو چھوٹی سی بات سمجھ کر اگنور کر کے کتنی بڑی غلطی کر چکی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر ہاتھ منہ دھو کر روشن وغیرہ لگایا اور نائٹ سوٹ چینج کر کے احتیاط سے دروازہ بند کیا۔ لاک کرنے کی یاد ہی نہیں رہا اسے۔ وہ واپس آتی بک ریک سے بک اٹھاتی کاؤچ پر بیٹھ کر ان میں سے ایک کتاب ہسٹرک انفارمیشن منتخب کر کے پڑھنے لگی۔ کیونکہ نیند تو اسے آ نہیں رہی تھی اس نے ایک ٹاپک پڑھا تو پھر دلجمی سے متوجہ ہو گئی تھی۔ روشنار اس کا انتظار کرتے کرتے تھک گیا تھا۔ اب اس کو شدید قسم کا غصہ آ رہا تھا۔ 11 بج رہے تھے، وہ روم میں نہیں آئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس کی ضبط کا امتحان لے رہی ہے اس لیے اس کی بات نہیں مانی تھی، یعنی اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ پچھلے 1.5 گھنٹے سے اس کا انتظار کرتے کرتے تھک گیا تھا۔ آخر وہ سلیپر پہنتا اٹھ کھڑا ہوا تھا اس سے حساب کتاب کرنے جو کہ جانے انجانے میں اس کے غصے کو جگا گئی تھی۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اترتا اس کے کمرے کی طرف بڑھا جو کہ بند تھا۔ اس نے ناک کیا تھا۔ اشنال جو کتاب پڑھ رہی تھی دستک کی آواز سن کر اس کی سانس حلق میں ہی اٹک گئی تھی اور آرام سے اترتی دروازے تک پہنچی تھی کہ وہ آہستگی سے دروازہ لاک کر دے گی۔ وہ سمجھے کہ سو گیا ہے اور واپس چلا جائے گا۔ وہ بنا چپل کی ایڑی اٹھاتی بک اٹھائے دروازے کی طرف آئی تھی۔ روشنال کے ناک کرنے میں اب شدت آ گئی تھی۔ اشنال بہت سہمی ہوئی تھی۔ وہ ہمت کر کے سانس روک کے دروازے تک پہنچی ہی تھی اور ابھی اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ دوسری طرف باہر کی جانب سے اس نے زور لگایا کہ اندر کھینچا تھا۔ روشنال کے ہینڈل کو زور سے دبانے سے وہ کھل گیا تھا اور دوسری طرف کھڑی اشنال کے کانپتے ہاتھ سے کتاب زمین پر گری تھی۔ اشنال کو اپنی سانسیں فنا ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ وہ کانپتی ہوئی دروازے کے پیچھے پردے کے پیچھے پلر کی اوٹ میں چھپی تھی۔ دھڑکنیں منتشر، ہاتھ کانپتے، دل دھڑ دھڑ پسلیوں سے باہر آنے کو بےتاب ہوا تھا۔ اشنال، اس کی آواز پر اسے لگا کہ یہ اس کی آخری سانس ہے، اس کی نافرمانی پہ لی گئی فقط آخری سانس۔ اس کی ہرنی جیسے آنکھوں سے آنسو بھی باہر نکل آنے کو بےتاب ہو رہے تھے۔ روشنال ویسے تو سمجھ پاتا کہ وہ کہاں، لیکن زمین پہ گری کتاب اس کی پاس ہونے کی گواہی کی دلیل تھی۔ اس کی آنکھوں میں پہلے غصہ تھا، غصے سے سرد مہری اتنی جلدی آئی کہ اس کی رنگت پہ سرخی چھا گئی تھی۔ وہ زمین سے کتاب اٹھاتا ہلتے ہوئے پلر کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ کانپ رہی تھی۔ وہ عجیب سرد مہری سے اسے دیکھنے لگ پڑا۔ غصہ کہیں دور جا سویا تھا تو کیا وہ اب بھی اسے ڈرتی ہے؟ اشنال اس کے چہرے کے کھردرے تاثرات دیکھ کر پلر سے ہٹتی دیوار کو چھوڑتی آہستگی سے پیچھے ہوتی گئی تھی۔ اس کی ایک نگاہ میں گلا تو دوسرے کی نگاہ میں خوف تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ ایک کا دل بالکل زیرو کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ نہ احساس، نہ جذبات، بالکل جامد احساسات، بالکل اس کے چہرے کی بے مہر۔ جبکہ دوسرے فرد کا دل زوروں کی سپیڈ پہ تھا۔ خوف، ہراس، اپنی نافرمانی کا ڈر۔ وہ ایسے کھڑے تھے جیسے ان کا واسطہ ہی نہ ہو۔ آخر اس انا کے مارے شخص کو ہوش آیا تھا۔ اس نے ایک نظر اس سہمی ہرنی پر ڈالی اور اس کی طرف قدم بڑھایا تھا جو کہ آنکھیں بند اور کانپتے ہونٹوں سے کوئی ورد کر رہی تھی۔ کیا کہا تھا؟ بولو میں نے۔ اس نے دھیمی سنجیدہ چال چلتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھایا۔ میں اشنال سے کوئی بات نہیں بنی تو اس کی سرد آنکھوں سے ڈرتی وہ منمنا کر رہ گئی۔ وہ ایک شخص کو بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی جو پل میں توشا اور پل میں تولا اور پل میں ماشا تھا۔ کیا وہ لگا رکھی ہے؟ کیا بکواس کر کے کیا تھا میں؟ میری ویلیو کیا ہے تمہاری نظر میں؟ سیدھا جواب چاہیے مجھے اشنال وقت۔ وہ سرد لہجے میں کہتا ایک قدم اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا تھا۔ اشنال کی جان بالکل مٹھی میں آ گئی تھی۔ ایک تو بغیر دوپٹے کے شخص کے سامنے کھڑا ہونا اسے گناہ لگ رہا تھا، دوسرا اس کے اتنے شدید تاثرات کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ سہمی چڑیا کی طرح غیر محسوس سی پیچھے کی طرف ہو رہی تھی۔ وہ پیچھے پیچھے ہوتی جا رہی تھی جبکہ روشنال اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ آخرکار وہ صوفے پر جا گری تھی۔ جواب چاہیے مجھے میرے سوال کا مسز اشنال۔ تاثرات سخت، ہنوز سرد آنکھیں اس پر جمی ہوئی۔ وہ اس پر جھک کر ہلکی سی گراہٹ میں بولا، وہ آیا تو بہت غصے میں تھا مگر اس کے نازک وجود اور من موہنے روپ کو دیکھتا اس کے ارد گرد خوابناک سا طلسم کھینچنے لگا تھا۔ وہ نائٹ سوٹ پہنے ہوئے اس کو اپنے حواس میں چھائی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ پہلے کی طرح شب خوابی کے لباس میں مربوط سے اسے چھوٹی سی گڑیا لگی تھی جو بنا اجازت کے اس کے کمرے میں گھس آیا کرتی تھی۔ آج وہ اس لباس میں کمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی۔
इसकी निगाहों में सर्दपन की जगह अब खुमारी से उतरने लगी थी। वो इसकी हिरनी ज़दा आँखों में डूब सा गया था। वो भूल गया था कि वो अपनी बात के मुस्तरद हो जाने का सवाल-ओ-जवाब करने आया है। इसका इतना अजीब रद्द-ए-अमल देखकर अशनाल ने मुँह के आगे हाथ रख दिया था। उसके पास से कलोन और सिगरेट की मखसूस महक आ रही थी। वो काँप रही थी, मगर इस सितमगर को कोई परवाह नहीं थी। आज इतने दिनों बाद वो फिर से ज़ालिम बना हुआ था। मुझे आपके रूम में नहीं जाना, मुझे छोड़ दें। वो पीछे को होती खौफ से भरपूर लहजे में बोली थी। और क्यों नहीं जाना? इसके बुरी तरह से डरा हुआ देखकर वो नरमी से बोला। नहीं जाना तो बस नहीं जाना। वो अब की बार फिर से ज़िद्दी हुई थी और इसकी बात सुनकर रोशनार का सारा खुमार पल में उड़न छू हुआ था। इसका जवाब और इनकार सुनते आंखों में पहले से मज़ीद सख्ती आ गई थी। सारी बेताबी, सारा तिलिस्म इसके एक इनकार से टूटा था। उठो! उसके लहजे में सख्ती और कतियत दोनों थी। रोशनार ये सुनकर वक़्त की देर किए बगैर उठी थी। चलो! वो फिर से एक लफ्ज़ कहते पीछे हटा था। रोशनार नासमझी से उसे देखने लग पड़ी थी। अपने रूम में चलो मिसेज़ अशनार, बहुत हो गया छुपन-छुपाई का खेल। मगर अब नहीं, अब मैं अपने कमरे के अलावा कहीं और जाता हुआ ना देखूँ। समझ आई? मेरी बात आइंदा याद रखना। कान खोलकर सुन लो और अपने इस नमने से दिमाग में ज़हन-नशीन कर लो कि तुमने आइंदा मेरे ही रूम में रहना है। उसने बहुत सब्र से कहा था, क्योंकि वो मुसलसल इसका ज़ब्त आज़मा रही थी। वो इसको ऐसे ही खड़ा देखकर बाजू से पकड़ता हुआ निकला था। वो इसे तकरीबन खींचते हुए अपने कमरे में लेकर आया था और बेड पर बिठाया था। खुद दूर हट गया था और उसके बेड पर बिठाने के साथ ही उठी थी। वो इसके तासुरात बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था। वो गुस्सा कंट्रोल करने आता करता अपने आगे-पीछे को घूम रहा था। जब वापस पलटकर उसकी तरफ देखा तो वो अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके इस रूम में आते ही आँखें खाली हो गई थीं। वो खाली-खाली नज़रों से कमरे को देख रही थी। इसकी आँखें वहशत भरी हो गई थीं। वो पंखे, दबेज़ पर्दों, फर्श, बेड को नहीं देख रही थी बल्कि घूर रही थी, खामोश-खामोश खाली निगाहों से। उसकी आँखों की वीरानी देखकर रोशनार डर सा गया। इशू, उसने उसका हाथ उसने हाथ से इसका चेहरा नरमी से पकड़ा था और वो सहम कर पीछे हो गई थी जैसे इसे पहचान ना पा रही हो। इशू, इशू बात सुनो, क्या हुआ है? रोशनार का सर्द चेहरे के तासुरात इसके चेहरे को थपथपाते फ़िक्रमंदी में ढले थे। उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो इन्हीं वीरान आँखों से उसे देखती बेचैनी से उठ खड़ी हुई थी। वो उठकर सोफ़े पर बैठ गई थी। रोशनार निहायत ही परेशानी से उसे देख रहा था जो फर्श पे खाली जगह को घूरती कुरेद रही थी। ईशो यार, ये तुम्हें अचानक क्या हो गया है? सॉरी यार, क्या बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था? बहुत डाँट दिया है तुम्हें? वो उठकर अब इसके पास सोफ़े पर उसके करीब बैठा था। निहायत ही फ़िक्रमंदी से पूछने लगा, वो जगह देख रहे हैं? वहाँ मैंने सुपरमैन को खोया था। उस रात मेरी ज़िंदगी की खौफ़नाक रात थी वो। वहाँ उस रात मैंने अपने मान को टूटते देखा था। उस रात लोग जीत गए थे। मनाला भी जीत गई थी, मैं हार गई थी। सब कुछ मैं शायद इस रूम में मैं नहीं आ रही थी, मैं भूलना चाहती थी। बल्कि भूल चुकी थी, लेकिन आपने याद करवा दिया। यहाँ मैं बदनसीब इस जैसी रात की स्याही में सब कुछ खो दिया था। पता है, मेरा ख़ानदान है ही बख़्त का सिकंदर है। शायद बेहतरीन किस्मत लिखवा के लाया है, लेकिन मेरा मुक़द्दर बुरा नहीं था। शायद मैं बुरी थी। वो ये कहते हुए सिसक पड़ी थी। हाथ आँखों से मोटे-मोटे आँसू निकल आए थे। छोटे-छोटे जो गिले थे वक़्त के साथ, रफ़्ता-रफ़्ता बड़े वक़्त हो गए, वक़्त के साथ। तवज्जो से उसकी बात सुनते रोशनार वक़्त का दिल पल भर के लिए धड़कना छोड़ गया था। उसका दिल चीर शिकवे पर वो साक़त हुआ था। उसके हाथ से गैर इरादी तौर पर पीछे हटा लिया था। वो ये कैसे भूल गया था कि औरत किस चीज़ को भूल सकती है? जितना उसने दर्द दिया था वो भूलती तो किस चीज़ को? फुरकान ने सही कहा था कि औरत भूलती बिल्कुल भी नहीं है। इसने सोच लिया था कि वो इसे बहुत ही एहतियात से समेट कर रखेगा। इसकी ज़िंदगी में जो खला उसकी वज़ह से आया है, वो इस खला को पूर्ण करेगा। इशू, सॉरी, प्लीज़ चुप हो जाओ। उसने जैसे अर्ज़ की और उसका रुख अपनी तरफ किया था। उसने उसे खुद में समेट लिया और आहिस्तगी से थपकने लगा। वो इसके बालों को समेटता अपनी गोद में खींच चुका था। इसके जोड़े बाल, जो इसके सहमने और डरने और आगे-पीछे लगने से खुल चुके थे, आहिस्तगी से उन्हें समेटने लगा था। उसने बिला वजह गुस्सा किया था। उसे नहीं पता था कि उसके कमरे में आने से इतना डरती क्यों है।
वो इसकी बहुत ही एहतियात से सहलाने की वज़ह से कुछ हद तक नॉर्मल हो गई थी। अब इसकी आँखों की कुछ रौनक कुछ हद तक बहाल हुई थी। वो इसे नरमी से उठाए बेड पर ले आया था और बेड पर लिटाकर उसके पास बैठकर उसके सर पर हाथ रखे दीवानों की तरह इस पर झुककर उसे देखने लगा। इसके गाल पर उसके आँसू मोतियों की तरह चमक रहे थे। आँसू तेरे रुखसार पे लगते हैं ऐसे, चाँद पे बारिश हो, शिद्दत से जैसे। वो झुककर इसकी आँसुओं पर लब रखता बेख्तियार हुआ था। वो हल्के से इसके साथ लेटने के अंदाज में बैठ के इसके बालों को सहला रहा था। एक बेख्तियार आँसू इसके गाल पर आ गिरा था। सॉरी, हर चीज़ के लिए, हर सितम के लिए, हर डाँट के लिए, वो दिल में मुखातिब हुआ था। आँखों से आँसुओं की हालत देखकर वो बह निकले थे। इसकी आँखों में चमकती नमी देखकर अपने चेहरे पर आँसुओं का कतरा देखकर अशनार को अपनी गलती का एहसास हुआ था। वो जो उसे देख रही थी वो धक से रह गई थी। इस ऊँचे लंबे मर्द की आँखों में आँसू से उसे लगा कि उसने बेख्तियारी में ही इस देवताओं की से शख्स को परेशान कर दिया है, क्योंकि वो इसका बहुत ख़्याल रखने लगा था। वो जब से यहाँ आई थी, इस शख्स की निगाहों में अपने लिए फ़िक्र और मोहब्बत देखी थी। उसे अपने आप पर गुस्सा आया कि वो क्यों माज़ी का ज़िक्र उसके पर ये परेशान कर देती है। इस पर झुके उसको देखा तो पीछे होती उठ बैठी थी। उसे पता था कि वो इसकी तबीयत देखकर परेशान हुआ है और अपने सितमों पे वो बहुत नदामत महसूस कर रहा था। वो बहुत बदल गया था कि वो इसका शौहर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। पहले की तरह इसका ख़्याल रखने वाला और उसे नरमी से देखने वाला। सॉरी सुपरमैन, सॉरी। वो उठकर उसके चेहरे पर प्यालों के हाथों के प्यालों पर ले गई थी। आप मेरी वजह से परेशान हैं ना? नहीं, तुम्हारा हक है। तुम्हें शिकवा करना चाहिए शू। तुम्हें मेरा गिरबान पकड़कर अपने ज़ख्मों का बदला लेना चाहिए था। पता है, कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो कब का छोड़कर जा चुकी होती। तलाक का अलहदा से मुतालबा करती और कोर्ट के अलहदा से चक्कर लगवाते। वो सही करती। सच बात तो यह है कि हम जैसे मर्द छोटी उम्र और मासूम बीवियों पर रोक जमाना अपना हक समझने लगे हैं। ये नहीं सोचते कि इनका दिल भी है। हमें इनका खौफ इतना अट्रैक्ट करता है कि फिर इसे डराना तो हम जैसे कमज़ोर मर्दों पर फ़र्ज़ हो जाता है। हम खुद को हक पर समझते हैं। बीवियों को पर्दों में छुपा कर रखने तक तो बात ठीक होती है कि किसी मर्द की नज़र इस पर ना पड़े, लेकिन ये नहीं देखते कि वो क्या समझ रही होगी। इस वफ़ादार बीवी का दम पर्दे से तो नहीं घुटता होगा, लेकिन पाबंदियों से तो घुटता होगा। मैं तुमसे शादी से पहले तो बहुत ब्रॉड माइंडेड था। तुम्हें खुद शॉपिंग पे लेकर जाना, कभी तुम्हारी ड्रेसिंग पे कोई तनकीद ना करना। लेकिन शायद इस वक़्त तुम सिर्फ़ मेरे लिए मेरी कज़िन थी और तुम पे हक नहीं था। इस वक़्त लगता था तुमसे ज़रा-सा भी सख्त लहज़ा रखा तो तुम टूट कर रेज़ा-रेज़ा हो जाओगी। कोई दिल की बात, कोई फ़रमाइश नहीं करोगी। तुम्हारा रुठना मुझे तकलीफ़ देता था। लेकिन शादी के बाद तुम्हें अपनी कैद में रखना शुरू हो गया। शायद तुम ज़्यादा प्यारी लगने लगी थी। इसलिए दिल में एक डर सा, खौफ सा था कि तुमसे अगर नरमी से बात की, तो तुम खफ़ा हो जाओगी, नाराज़ हो जाओगी। जब तुम अपनी अहमियत जानोगी तो ज़िद करके हर जायज़ और नाजायज़ ख़्वाहिशात पूरी करवाओगी। फिर ज़रा-सी लड़ाई पर तो रूठ कर अलहदा हो जाने की ज़िद करोगी। इस डर की वज़ह से खुद को खुद से ख़फ़ा और तुम्हें तोड़ता चला गया। ये शायद तुम्हारी आला ज़र्फ़ी है। तुम मुझे परेशान नहीं देख सकती, वरना मैंने तो हद हद पार कर दी। लेकिन इस इंसान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत प्लीज़ सुपरमैन, अब आप हमें कोई सफाई नहीं देंगे। मेरी फ़िक्र और केयर आपकी आँखों में नज़र आती है। इसलिए आइंदा हम दोनों में से कोई माज़ी को नहीं कुरेदेगा। आज के दिन माफ़ी दे दें। ना आइंदा आप मुझे डाँटेंगे और ना ही कोई रूड बिहेवियर से बात करेंगे। वो इसकी बात टोकती बात कहती चली गई। ओके ज़ोज़ुम, लेकिन लास्ट टाइम सॉरी फॉर एवरीथिंग। वो इसकी बात सुनता मासूम से लहजे में कहता कानों पे हाथ लग गया था। फिर से सॉरी? वो खफ़गी से कहती थोड़ी-सी ऊँची होती इसकी कुशादा पेशानी पर लब रखकर इसको अनमोल कर गई थी और इसके गले में बाँह डालकर बड़े मान से उसके सीने पर सर रख गई थी। रोशनाग ने झुककर इसके माथे को छूकर ज़ोर से अपना आप उसमें भींचा था। वो कंफर्टेबल अब उसके ऊपर अपनी वो कम्फ़र्ट अपने और उसके ऊपर ईज़ी होकर लेटा था कि उसके बालों को सहलाने लगा था कि वो सो जाए और उसकी उँगलियों के लम्स से वो सच में नींद में चली गई थी। और फिर वो उसके सोए हुए चेहरे को देखकर सोचता रह गया कि औरत इतने ज़र्फ़ वाली कैसे होती है। औरत अगर सँवरने पर आ जाए तो मर्द की ज़िंदगी सँवार देती है, लेकिन अगर तबाह करने पे आए तो इसकी नस्लों को तबाह कर देती है। ऐसा सबक छोड़ के जाती है कि इसने नस्लें वो सबक याद रखती हैं। लेकिन वो ये जान गया था कि ये औरत बहुत ही अज़ीम थी, जो ना सिर्फ़ उसे माफ़ कर चुकी है,
बल्कि इसकी संगत में रहने को तैयार थी।